इतिहास में जब भी हम महान साम्राज्यों की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? तलवारें, युद्ध और जबरदस्त सैन्य ताकत, है ना? पर सोचिए, क्या कोई साम्राज्य विचारों और संस्कृति की नींव पर भी खड़ा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही अनोखे सम्राट हर्षवर्धन की कहानी में गोता लगाएंगे, जिन्होंने भारत को एक बिल्कुल अलग ही ढंग से जोड़ा था। और देखिए, यही बात इस पूरी कहानी का, इस पूरी पड़ताल का सार है। वो राजा जिसने भारत को तलवार से नहीं बल्कि संस्कृति से जोड़ा। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही हर्षवर्धन के पूरे शासनकाल का निचोड़ बता देती है। कमाल है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक राजा के उदय से। देखते हैं कि आखिर हर्षवर्धन थे कौन और किन मुश्किल हालातों ने उन्हें सिंहासन तक पहुंचाया। तो बात है लगभग 590 ईस्वी की। पुष्यभूति राजवंश में हर्षवर्धन का जन्म होता है। उनके पिता राजा प्रभाकर वर्धन उत्तर भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। तो जाहिर है सबको लगा होगा कि भविष्य तो एकदम सुरक्षित है। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ आता है। अचानक एक राजनीतिक संकट खड़ा हो जाता है और बहुत ही कम उम्र में हर्षवर्धन को गद्दी संभालनी पड़ती है। सोचिए, एक ऐसी जबरदस्त जिम्मेदारी जिसके लिए शायद वो उस वक्त पूरी तरह तैयार भी नहीं थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक खंडित राज्य। सिंहासन तो मिल गया, पर हर्षवर्धन के सामने आखिर चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती। देखिए, हर्षवर्धन को विरासत में कोई बना बनाया साम्राज्य नहीं मिला था। उन्हें मिली थी एक पहेली, एक उलझी हुई पहेली। पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जो आपस में ही लड़ते रहते थे। ऊपर से विदेशी हमलों और अंदरूनी झगड़ों ने सबको और कमजोर कर दिया था। ऐसे हालात में एकता तो बस एक दूर का सपना ही लगती थी। तो अब सवाल ये था कि इस बिखरे हुए भारत को जोड़ा कैसे जाए। यहीं से शुरू होता है तीसरा अध्याय, एकता की रूपरेखा। हर्षवर्धन ने एक बिल्कुल नई रणनीति अपनाई। और यहीं पर हर्षवर्धन की असली काबिलियत सामने आती है। उन्होंने तलवार को अपना पहला नहीं बल्कि आखिरी विकल्प बनाया। उनका असली हथियार युद्ध था ही नहीं, वो थी कूटनीति, डिप्लोमेसी। वो ये बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि किसी को जंग में हराकर कुछ वक्त के लिए तो झुकाया जा सकता है, पर अगर लंबे समय तक एकता बनाए रखनी है तो उसका आधार सिर्फ विश्वास और समझौते ही हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि उनकी ये रणनीति काम आई? अरे बिल्कुल आई। उनका साम्राज्य पंजाब से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। जरा अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा इलाका, और इसे उन्होंने ज्यादातर अपनी कूटनीति के दम पर ही एक किया था। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी साम्राज्य को महान बनाती है, उसकी आत्मा। क्योंकि एक साम्राज्य सिर्फ जमीन के टुकड़ों और सीमाओं से नहीं बनता, उसकी एक पहचान होती है, एक आत्मा। तो चलिए हर्षवर्धन के साम्राज्य की आत्मा को समझते हैं, जो बनी थी ज्ञान और सहिष्णुता से। यही वो बात है जो हर्षवर्धन को इतिहास के बाकी राजाओं से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो खुद एक विद्वान थे, एक लेखक थे। जरा सोचकर देखिए, एक सम्राट जो खुद नाटक और कविताएं लिख रहा हो। उन्होंने न सिर्फ संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया, बल्कि उस जमाने के सबसे बड़े लर्निंग सेंटर नालंदा यूनिवर्सिटी को भी अपना पूरा संरक्षण दिया। सच में ज्ञान ही उनके शासन की जान थी। और ज्ञान के साथ साथ एक और मजबूत खंबा था उनके शासन का, और वो था धार्मिक सहिष्णुता। देखिए, वो खुद तो बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों को बराबर का सम्मान दिया, बराबर का समर्थन दिया। आज के समय में भी ये बड़ी बात है। सोचिए, उस जमाने में ऐसा धार्मिक सौहार्द बनाना कितनी कितनी असाधारण बात रही होगी। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं हैं। हमारे पास इसका एक आई विटनेस अकाउंट भी है। एक चीनी यात्री थे ह्वेनसांग। वो कई साल हर्षवर्धन के दरबार में रहे और उन्होंने लिखा है कि हर्ष एक न्यायप्रिय, दानशील और विद्वानों के संरक्षक राजा थे। अब जब कोई बाहर का व्यक्ति जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हो ऐसी बात कहे, तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है। उनकी दानशीलता की तो मिसालें दी जाती थी, और इसका सबसे बड़ा प्रतीक था 1 नंबर 5। हर 5 साल में प्रयाग में एक बहुत बड़ी सभा होती थी, और इस सभा में हर्षवर्धन अपना सब कुछ, हाँ, सब कुछ दान कर देते थे।
ये दिखाता है कि सामाजिक कल्याण के लिए वो किस हद तक समर्पित थे। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक अमिट विरासत। सवाल बड़ा सीधा है, हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ? क्या उनका असर वक्त के साथ खत्म हो गया या आज भी जिंदा है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हर्षवर्धन का जो भौतिक साम्राज्य था, जो मिलिट्री और डिप्लोमेसी के दम पर बना था, वो उनकी मृत्यु के साथ ही 647 ईस्वी में बिखर गया। लेकिन उनकी जो असली विरासत थी, जो संस्कृति, ज्ञान और सहिष्णुता की नींव पर खड़ी थी, वो आज तक कायम है। उनका बनाया हुआ ये मॉडल आने वाले कई शासकों के लिए एक प्रेरणा बन गया। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची शक्ति आखिर है किसमें, तलवार में या विचारों में? हर्षवर्धन की कहानी शायद इसका सबसे अच्छा जवाब है। साम्राज्य तो वक्त के साथ बन भी जाते हैं और मिट भी जाते हैं, लेकिन संस्कृति और ज्ञान पर बनी विचार वो हमेशा जिंदा